नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे 25 फरवरी 2021 के न्यूज़पेपर से, जो कि आपके आगामी एग्जाम जैसे एसएससी, सीएचएसएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम, इन सभी के लिए यह हेल्पफुल होगा। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं दोस्तों। आज की पहली जो नेशनल अफेयर्स में राष्ट्रीय मामलों में चर्चा करेंगे, कैबिनेट अप्रूव्स प्रेसिडेंट्स रूल इन पुदुचेरी। दोस्तों, पुदुचेरी जिसे पहले पौंडीचेरी कहा जाता था, यहाँ पर फ्रांसीसियों का आधिपत्य था। 1954 और 55 में जो है फ्रांसीसी यहाँ से गए। तो यह जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। और यहाँ पर ये कहाँ अवस्थित है, थोड़ा सा इसके लिए इसकी लोकेशन देख लिया जाए तो देर आर 4 डिस्ट्रिक्ट इन पुदुचेरी। यानी यहाँ पर आप बात किया जाए तो ये यनम है, YANAM, यनम। तो ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, ये ध्यान रखना। फिर यहाँ पर माहे है, ये डिस्ट्रिक्ट माहे डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, तो केरल में है। और यह भारत का सबसे अधिक सेक्स रेशियो वाला जिला है, यानी 1176 अपॉन 1000, यानी 1000 पुरुषों पर 1176 महिलाएं हैं, फीमेल हैं, ये ध्यान रखेंगे। और 2 जो जिले हैं वह है पुदुचेरी और कारिकाल, ध्यान रखेंगे दोस्तों, कारिकाल और पुदुचेरी। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए। तो ये चारों यानी आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, तो 3 राज्यों में यह अवस्थित है। तो यहाँ पर इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, विश्वास मत हासिल न करने की वजह से सरकार अल्पमत में आ गई और फिर किसी और पार्टी ने सरकार बनाने की कोशिश नहीं की। इसी को देखते हुए राज्यपाल ने यहाँ पर राष्ट्रपति शासन के लिए भेज दिया। तो यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी। तो विश्वास प्रस्ताव के बाद पुदुचेरी में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता से बाहर हो गई। दोस्तों, यह द यूनियन कैबिनेट टुक दिस डिसीजन बिकॉज नो पार्टी हैड क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन पुडुचेरी, यानी कोई पार्टी ने क्लेम नहीं किया सरकार बनाने के लिए, जिसको देखकर यही कारण है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया। और ध्यान रखेंगे इसके चलते उपराज्यपाल यहाँ पर आर्टिकल 239A के तहत विधानसभा भंग करने की सिफारिश और सरकार के इस्तीफे के बाद लेफ्टिनेंट जनरल ने पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। अब राष्ट्रपति इस पर अपनी अंतिम मोहर लगाएंगे। तो इस तरह से अब देख सकते हैं कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति शासन का मतलब हुआ, देखिए, राष्ट्रपति शासन जैसे कि आर्टिकल 352, 356 और 360, तो ये जो है, जैसे मान लीजिए कोई युद्ध वगैरह होता है तो आपातकालीन लगता है। 356 में क्या होता है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, जब राज्यों में तंत्र विफल हो जाता है, यानी राज्य में सरकार यानी संवैधानिक रूप से सरकार संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तब 356 लगाया जाता है। और 360 ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो हम बात करेंगे आर्टिकल 356 की। तो यानी 356 के तहत यह राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है जब राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ होती है। यानी कह सकते हैं कि इट इज इम्पोज्ड व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट इज अनेबल टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कार्यकारी शक्तियां जो हैं वह केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल द्वारा की जाती हैं। यानी राज्यपाल के पास यानी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण पावर आ जाता है, एग्जीक्यूटिव पावर पूरी तरह से राज्यपाल अब उसको चलाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण यह बात है कि राज्यपाल की सहायता के लिए अन्य प्रशासकों को भी नियुक्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अब तक छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर राष्ट्रपति शासन अभी तक नहीं लागू हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लागू हुआ था और पंजाब में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। और ध्यान रखेंगे जैसे 6 माह के लिए लगता है, फिर इसको बढ़ाया जा सकता है, 3 साल तक राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण बात है कि सबसे ज़्यादा बार उत्तर प्रदेश में 10 बार
लगाया जा चुका है। बिहार में 9 बार है, 8 बार यहाँ पर देख रहे हैं पंजाब में है, 8 बार ही मणिपुर में भी है और यहाँ पर देख रहे हैं उड़ीसा में भी है। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है, ये देख रहे हैं 8 बार। हालांकि कई जगहों पर 10 बार दे रखा है, लेकिन मणिपुर की स्थापना 1972 में हुई थी, 1972 में, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, गोवा और त्रिपुरा में 3-3 बार, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में 2-2 बार, दिल्ली और मिजोरम में 1-1 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। यानी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। तो यह ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, कुशीनगर एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश गेट्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाइसेंस फ्रॉम DGCA। दोस्तों DGCA क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन कहा जाता है, टू ऑपरेट द इंटरनेशनल फ्लाइट्स। द अंडर कंस्ट्रक्शन कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश हैज रिसीव्ड द नेसेसरी क्लियरेंस फ्रॉम एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए संचालन के लिए DGCA से मंजूरी मिल गई है। एक बार चालू होने के बाद कुशीनगर हवाई अड्डा राज्य में तीसरा, ध्यान रखेंगे, थर्ड फंक्शनल इंटरनेशनल फैसिलिटी इन द स्टेट, यानी तीसरा विश्व का सबसे, कह सकते हैं यह उत्तर प्रदेश का तीसरा ऐसा एयरपोर्ट होगा जो अंतर्राष्ट्रीय सुख सुविधा से संपन्न होगा। कुशीनगर हवाई अड्डा लुम्बिनी, श्रावस्ती, कपिलवस्तु में कई बौद्ध तीर्थ स्थलों के निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर विश्व से लोग आते हैं। बौद्ध धर्म का यह लुम्बिनी क्षेत्र, श्रावस्ती, तो यह कपिलवस्तु, यह बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यही कारण है कि विश्व के जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं यहाँ आते हैं। तो इसी के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय सुविधा यहाँ पे प्रदान की जा रही है। दोस्तों नया हवाई अड्डा इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देगा, साथ साथ शहर को सीधे विमानन कनेक्टिविटी से कनेक्ट करेगा। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, लखनऊ चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है और वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। तो यह ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, PLI स्कीम फॉर IT हार्डवेयर एंड फार्मा सेक्टर्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने IT हार्डवेयर के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, इसको कहते हैं, याद रखेंगे। तो यह जो है योजना को मंजूरी दे दी है। तो PLI स्कीम घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन को प्रस्ताव देगी। यानी PLI स्कीम प्रपोजेस एन इंसेंटिव टू बूस्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, यानी घरेलू विनिर्माण या घरेलू उद्योगों जो घरेलू हमारे यहाँ निर्माण किए जा रहे हैं उस पर यह प्रोत्साहन देगी। तो यह IT हार्डवेयर के मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेशकों को आकर्षित करने का भी इसमें प्रस्ताव है। यह योजना में टैबलेट, लैपटॉप, ऑल इन वन PC सर्वर शामिल हैं। दोस्तों इस योजना में कुल लागत 4 वर्षों के लिए 7,350 करोड़ आएगी। और दोस्तों बजट में 25 करोड़ रुपीस जो है, याद रखना, इंक्लूडिंग इंसेंटिव आउटले टू, तो यह जो है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस यानी प्रशासनिक शुल्क के लिए 25 करोड़ रुपए एंड 725 करोड़ रुपए प्रोत्साहन परिव्यय शामिल है, यानी इंसेंटिव आउटले इसमें शामिल है। इस योजना के तहत 32,600 करोड़ रुपए का कुल उत्पादन प्राप्त किया जाएगा, जिसमें से 75% विल बी अचीव थ्रू द एक्सपोर्ट, यानी निर्यात से हम लोग प्राप्त करेंगे। और इस योजना में 4 वर्षों में 1,80,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करने की क्षमता है। यह IT हार्डवेयर के लिए डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को भी यह प्रोत्साहन प्रदान करेगा, जिसके लिए एक उम्मीद है कि यह 2025 तक 20 to 25% तक इंक्रीज हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मामलों में। चाइना सरपासेस US टू बिकम इंडियाज टॉप ट्रेड पार्टनर इन 2020, यानी दोस्तों देख सकते हैं कि भारत और चीन के बीच गलवान घाटी को लेकर के पिछले 1 साल लगभग होने को है चर्चा में रहा। कई जो है महीनों से पूरे कोरोना काल में एक तरह से कहा जाए तो चाइना ने भारत को लगातार टेंशन दिया, उसके बावजूद भी भारत का व्यापार चीन के साथ बहुत ही अच्छा रहा। यानी चीन ने 2020 में भारत के शीर्ष व्यापार भागीदार के रूप में अपना स्थान पुनः प्राप्त कर लिया है, जो कि 2018-19 के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका के पास था। यानी चाइना हैज रीगेन्ड इट्स पोजीशन एज द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन 2020।
दोस्तों भारत और चीन के बीच दो तरफा व्यापार वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC यानी जिसे लाइन एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है के साथ संघर्ष और चीन विरोधी बढ़ती भावना के बावजूद भी 2020 में $77.7 बिलियन था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वाणिज्य मंत्रालय के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार $75.9 बिलियन रहा और इसी बीच यूनाइटेड अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। तो 1 2 3 ये याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इंडिया एंड AIIB मींस एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक साइन $304 मिलियन पैक्ट फॉर इंप्रूविंग पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क इन आसाम। दोस्तों भारत सरकार और एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 23 फरवरी 2021 को असम इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट के लिए $304 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना का जो लक्ष्य है पूर्वोत्तर राज्य यानी पूर्वोत्तर राज्य असम कहाँ है, यहाँ पर इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगर बात किया जाए तो असम क्या है, सभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट को स्पर्श करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल को भी स्पर्श करता है। तो दोस्तों यह ध्यान रखेंगे असम काफी महत्वपूर्ण है। तो बिजली पारेषण नेटवर्क की विश्वसनीयता, क्षमता और सुरक्षा में सुधार करना इस परियोजना का लक्ष्य ही है, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में। और दोस्तों इसमें 10 ट्रांसमिशन सब स्टेशन का निर्माण करना, संबंधित बुनियादी ढांचों के साथ ट्रांसमिशन लाइनें बिछाना, 15 मौजूदा सब स्टेशनों को भी अपग्रेड किया जाएगा, ऑप्टिकल पावर ग्राउंड वायर को भी ट्रांसमिशन लाइनों और मौजूदा ग्राउंड वायर को शामिल करना। तो दोस्तों परियोजना की कुल अनुमानित जो लागत है $365 मिलियन है। तो AIIB 304 मिलियन का वित्त पोषण करेगा, जबकि $61 मिलियन का शेष धन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत इनॉग्रेट इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम सिंपोजियम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ डैम्स एंड रिवर बेसिन। दोस्तों केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, ये आपको पता होगा। तो 24 फरवरी को नई दिल्ली में बड़े बांधों यानी ICOLD, ध्यान रखेंगे इसको क्या कहेंगे, इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, संगोष्ठी में अंतर्राष्ट्रीय आयोग का उद्घाटन किया। और इसका जो मेन जो विषय था, द थीम ऑफ द सिंपोजियम, इस संगोष्ठी का जो विषय था बांधों और नदियों का सतत विकास। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ डैम्स एंड रिवर बेसिन, यानी सतत विकास की कभी न रुकने वाला विकास, हमेशा चलने वाला, यानी वर्तमान में तो यह इसका उपभोग किया ही जाए, आने वाली जनरेशन भी इसका उपभोग कर सके। तो दोस्तों केंद्रीय जल आयोग बांध पुनर्वास सुधार परियोजना और राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के सहयोग से 24 से 27 फरवरी 2021 तक हाइब्रिड प्रारूप में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा बड़े बांधों पर यह सिंपोजियम का आयोजन किया गया। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इस संगोष्ठी में देश और विदेश के 300 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे और भारतीय डैम इंजीनियरिंग पेशेवरों और एजेंसियों को अपने अनुभव, विचारों और नवीनतम सामग्रियों को, नई सामग्रियों और निर्माण प्रौद्योगिकी, बांध सुरक्षा, डैम निर्माण प्रबंधन, संचालन, इन सब को जो है नेटवर्किंग का अवसर प्रदान करेंगे। और विभिन्न देशों के विश्व प्रसिद्ध बांध विशेषज्ञों, डैम निर्माण प्रबंधन, संचालन, रख रखाव के लिए इससे जुड़े वैश्विक संगठनों के साथ भी यह अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम हेडक्वार्टर लोकेशन कहाँ, पेरिस में है दोस्तों। इसका फ्रांस की राजधानी पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे बसा है, विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सीन रिवर, पेरिस। ध्यान रखें यही यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी है। अब बढ़ते हैं दोस्तों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में। फार्मर यूनियन मिनिस्टर विजय सांपला टेक्स चार्ज एज चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। दोस्तों श्री विजय सांपला ने 24 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, याद रखना SC और ST जैसे अलग है, अनुसूचित जाति इसको अनुसूचित जनजाति कहते हैं। तो भारत में 2011 के आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है 16.6% है, जबकि ST का 8.6% है। इसी तरह से जनसंख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा SC यानी शेड्यूल कास्ट कहाँ पाए जाते हैं,
उत्तर प्रदेश में, और परसेंटेज के आधार पर पंजाब में पाए जाते हैं। इसी तरह से ट्राइब्स में परसेंटेज के आधार पर मिजोरम राज्यों में, वैसे तो लक्षद्वीप है 94.8% है, जबकि मिजोरम में 94.4% है। और जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातीय पाए जाते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में विजय सापला ने पदभार ग्रहण किया। सापला 2014 से 19 तक पूर्व केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रह चुके हैं। तो इस तरह से दोस्तों, NCSC इज एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये भी पूछ लेगा कि किस मंत्रालय के अधीन आता है, जो कि अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास, यानी इट्स वर्क फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड टू प्रिवेंट एट्रोसिटीज अगेंस्ट देम, यानी उनके खिलाफ अत्याचार को रोकने के लिए भी यह काम करता है। दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक भारतीय संवैधानिक निकाय है जो अपने सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अनुसूचित जातियों और एंग्लो समुदायों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। 338 अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें जो है यह इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचारों में। फाइनेंस मिनिस्टर अलाउज ऑल प्राइवेट बैंक्स टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट बिजनेस। वित्त मंत्रालय ने सभी निजी क्षेत्र के बैंकों को सरकार से संबंधित व्यवसाय में भाग लेने की अनुमति दी है, जो कि छोटी बचत योजनाएं और करों का भुगतान, पेंशन संग्रह। तो वर्तमान में केवल कुछ बड़े निजी क्षेत्रों को ही सरकार से संबंधित व्यवसायों के संचालन की अनुमति है। इसलिए अब एम्बार्गो को हटा दिया गया है और इस कदम से ग्राहक सुविधा बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। ऐसे जो है और भी रोजगार का भी सृजन होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कदम है वित्त मंत्री के द्वारा। दोस्तों, यह ग्राहक सेवाओं के मानकों में उच्च दक्षता का भी अनुकरण करेगा, यानी इट विल ऑल्सो सिमुलेट टू द हायर इफिशियंसी इन स्टैंडर्ड ऑफ कस्टमर सर्विसेज। दोस्तों, अब सरकारी व्यवसाय और सरकारी एजेंसी के व्यवसाय के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ साथ निजी क्षेत्र के बैंकों को अधिकृत करने के लिए RBI पर रोक हटा दी गई है। ये महत्वपूर्ण है। अब बचते हैं पुस्तकों और पुरस्कारों में। एंटी करप्शन अवार्ड। दोस्तों, अंजलि भारद्वाज एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इंडियन सोशल वर्कर हैं, को अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन प्रशासन द्वारा नव स्थापित अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियंस अवार्ड के लिए 12 साहसी व्यक्तियों के बीच नामित किया गया है। बाइडेन प्रशासन ने इस अंतर्राष्ट्रीय एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड का अनाउंस किया। ऐसे व्यक्तियों को पहचानने के लिए किया है जिन्होंने अथक परिश्रम किया है, अक्सर विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं ताकि पारदर्शिता को प्राप्त कर सकें और भ्रष्टाचार का मुकाबला किया जा सके, अपने ही देशों में जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके ताकि ऐसे मुद्दों का मुकाबला किया जा सके। तो ये हैं अंजलि भारद्वाज, ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। और भारद्वाज एक नागरिक समूह जो कि सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। तो सत्कार नागरिक संगठन की संस्थापक हैं, ध्यान रखेंगे इनको। 48 ईयर ओल्ड भारद्वाज ने 2 दशकों से अधिक समय में से भारत में सूचना के अधिकार के एक सक्रिय सदस्य के रूप में भी काम किया है। अब बढ़ते हैं खेल समाचारों में। ईशांत शर्मा बिकम्स 11th इंडियन टू प्ले 100 टेस्ट मैच। दोस्तों, ईशांत शर्मा मोटेरा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड बन गया है, 1,32,000 इसकी क्षमता है बैठने वाले की। तो दोस्तों, इस मैच में पार्टिसिपेट करते ही यह भारत के 11वें खिलाड़ी हो गए हैं। तो इस तरह से, और भारत के लिए ईशांत के अलावा जो 10 क्रिकेटर हैं, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, अनिल कुंबले, कपिल देव, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंसरकर, सौरभ गांगुली, हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग शामिल हैं। दोस्तों, 32 साल के ईशांत शर्मा भारत के सिर्फ दूसरे तेज गेंदबाज, वैसे तो गेंदबाज अनिल कुंबले भी हैं और हरभजन सिंह, ये दोनों स्पिनर हैं, ध्यान रखिएगा, तो जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले हैं। उनसे पहले सिर्फ कपिल देव ने यह उपलब्धि हासिल की है। तो कपिल देव ने 131 टेस्ट मैच खेले हैं। और दोस्तों, ईशांत शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ 2007 में ढाका में
पहला टेस्ट मैच खेला था। ईशांत ने इस मैच से पहले तक 302 विकेट लिए हैं और ईशांत ने भारत के लिए 80 वनडे और 16 T20 मैच भी खेले हैं। दुनिया में अब तक 69 क्रिकेटरों ने 100 टेस्ट मैच खेले हैं। सबसे अधिक टेस्ट मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है, वह 200 टेस्ट खेले हैं और सचिन ने 664 इंटरनेशनल मैच खेले हैं जो पूरी दुनिया में सबसे अधिक हैं। सिक्किम के बारे में दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत राज्य है, बहुत ही छोटा राज्य है, एरिया वाइज सेकेंड स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया, यानी क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे छोटा राज्य है गोवा के बाद। दोस्तों, इसकी राजधानी गैंगटोक है। यहाँ की जनसंख्या 6 लाख से अधिक है। जनसंख्या घनत्व 86 है। क्षेत्रफल इसका 7096 वर्ग किलोमीटर है और देयर आर 4 डिस्ट्रिक्ट, 4 जिले हैं। यहाँ की राजभाषा अंग्रेजी, भूटिया, गुरुड़, लेप्चा, लिम्बू, मगर, मुखिया, नेपाली भाषा, रोई, शेरपा, तामांग। और दोस्तों, 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और राज्यपाल इसके गंगा प्रसाद हैं। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, एक सदनीय व्यवस्था है। विधानसभा की सीटें 32 हैं, राज्यसभा की 1 हैं, लोकसभा की 1 है। उच्च न्यायालय गैंगटोक में है। नदियां यहाँ पर तीस्ता को जो है सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। चुम्बी घाटी से आती है तीस्ता नदी। पहले ये गंगा की सहायक हुआ करती थी, लेकिन अब यह बांग्लादेश में किससे मिल जाती है? यह ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, जमुना से मिल जाती है दोस्तों। और तीस्ता नदी, तीस्ता जल विवाद भी है भारत और बांग्लादेश के बीच में। और यहाँ का राजकीय पशु लाल पांडा है। राजकीय पक्षी जो स्टेट बर्ड है जो है रक्त मोनाल है। राजकीय वृक्ष बुरांस है और राजकीय फूल नोबेल ऑर्किड है। ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। सिक्किम, अब थोड़ा सा मानचित्र में आइए देखते हैं। यह इट इज सराउंडेड बाय 3 साइड्स ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री। देख रहे हैं ना, ये चाइना तिब्बत, चाइना, नेपाल और यहीं पर भूटान। दोस्तों, यहीं पर आप देखेंगे तो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यहीं पर 2 जो है दर्रे हैं, याद रखना, जिसे पासेस कहते हैं। कौन कौन से? जलेपला याद रखना और नाथुला दर्रा, ध्यान रखेंगे दोस्तों, नाथुला पास। ये दोनों दर्रे सिक्किम में ही हैं। और यहाँ पर नीचे देख रहे हैं, सिर्फ एक पश्चिम बंगाल को टच करता है। यह CGL 2012 में आया हुआ प्रश्न था कि भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है और 1 ओर से सिर्फ भारतीय राज्य को स्पर्श करता है? वो है वेस्ट बंगाल। ध्यान रखेंगे दोस्तों। और सिक्किम में कंचनजंगा बता ही दिया। पूर्वोत्तर राज्य का हिस्सा पूरी तरह से यहाँ ग्रेटर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा ही है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। और यहाँ की राजधानी गैंगटोक है। गैंगटोक सबसे बड़ा शहर भी है। स्थानीय भाषा में गैंगटोक शब्द का अर्थ ही है पहाड़ की चोटी, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। और यहाँ पर प्रति व्यक्ति औसत टीचर सबसे अधिक हैं और पहला जैविक राज्य भी यही है दोस्तों, याद रखना। और गवर्नेंस पुरस्कार भी यह जीत चुका है, ये भी ध्यान रखना। तो यह सिक्किम में पर्यटन के भी बहुत सारे, यहाँ बायोडाइवर्सिटी कारण लोग, सैलानियों का इसे स्वर्ग माना जाता है। सुंदर हरियाली, खूबसूरत पहाड़ यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से। और यहाँ का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है बागडोगरा, जो कि राजधानी से कुछ घंटों की दूरी पर है। तो इस तरह से यह काफ़ी सुंदर और महत्वपूर्ण राज्य है। और यहाँ के जो संस्कृति यानी बौद्ध त्योहार जैसे डुपका टेसी, सागा दावा, लुसोंग, ये कई बार पूछा जा चुका है, पंग, भाल्सबोर और दसेन यहाँ बहुत व्यापक तौर पर मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर यहाँ की जो जनजाति है लेप्चा, ध्यान रखेंगे दोस्तों, लेप्चा, भूटिया भी पाई जाती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लेप्चा जनजाति है। शेरपा, लिम्बू, ये सब यहाँ की जनजातियाँ हैं। तो यह महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। आगे फिर नेक्स्ट हम, जैसे कुछ बच्चों ने बोला महाराष्ट्र, एक एक करके सारे राज्यों की चर्चा करेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं ओम घोष, मुस्कान हारून शेख, पायल माची, राजेश कुमार, पी खरे, सलीम खान, मनु शर्मा, मोनी गुप्ता, सौरभ चौधरी, सुभाष रानी, रॉक माइकल, ऐश्वर्या KS, सूरज उपाध्याय, अश्विन प्रभा, शिवाजी गारे, मिली, अयूब हसन खान, अजय सिंह जी, हितेश स्वामी, मोहम्मद हसन,
संग्राम बेहरा, सचिन वशिष्ठ, वंदना सैंधव, सान्या सिंह, नीरज हिमता, बादल गुप्ता, आराधना शर्मा, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं और बहुत ही अच्छा उत्तर आप लोग दे रहे हैं। आशा करता हूं कि आज भी ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष पहला प्रश्न है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। दोस्तों आर्टिकल 356, 354, 352 या 351। सेकंड प्रश्न है, कुशीनगर हवाई अड्डा जिसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस मिला किस राज्य में स्थित है? कुशीनगर एयरपोर्ट इज सिचुएटेड ऑन विच स्टेट? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, विच इज इंडियाज थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा है? ओमान, अमेरिका, चीन या यूनाइटेड अरब अमीरात। दोस्तों पहला चीन है, दूसरा अमेरिका है। अब इसके बाद क्लू नहीं दूंगा, आपको बताना है। नेक्स्ट है, भारत सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने किस राज्य में पावर ट्रांसमिशन में सुधार के लिए $304 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हैज साइंड ए $304 मिलियन लोन एग्रीमेंट फॉर इंप्रूविंग पावर ट्रांसमिशन इन विच स्टेट? दोस्तों मणिपुर, असम, सिक्किम या महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े बांधों के लिए वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम सिचुएटेड? कहां स्थित है? रोम, बर्लिन, एथेंस या पेरिस? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रूप में किसने कार्यभार संभाला? श्री विजय सांपला, श्रीमती सुधा यादव, श्री अरुण हल्दर या डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति? नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारतीय गेंदबाज 100 टेस्ट मैच नहीं खेला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बॉलर हैज नॉट प्लेड 100 टेस्ट मैचेस? जहीर खान, ईशांत शर्मा, अनिल कुंबले या कपिल देव? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? 78, 72, 75 या 76? दोस्तों 36वां संविधान संशोधन था, याद रखना। अब ईयर नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन के प्रशासन द्वारा हाल ही में घोषित अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक चैंपियंस पुरस्कार किसको मिला है? निकेश अरोड़ा, रोमेश बाधवानी, अंजलि भारद्वाज, सुहास पाटिल? अंतिम प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा और गोवा बताना है आपको। तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर तुरंत दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।